गुड इवनिंग बेटा। आज बेटा आपको हम लोग अबाउट द एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस और एक गैमोस्पर्मी के विषय में डिस्कस करना चाहते हैं। क्या है ये चीज़? एक्चुअली ये पार्ट रिप्रोडक्शन का है। तो मैंने कहा रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो आपने कह दिया रिप्रोडक्शन अ बायोलॉजिकल फिनोमेना through which each and every organism produces their own offspring। बायोलॉजिकल फिनोमेना जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी संतानें बनाता है, रिप्रोडक्शन है। ये रिप्रोडक्शन बेसिकली बेटा दो प्रकार की है। इसमें एक कहा जाता है एम्फीमिक्सिस और एक कहा जाता है एपोमिक्सिस। टर्म दिया है मिक्सिस बेटा, मिक्सिस माने मिलना, एम्फी माने दो। तो ये बेटा एक प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले तो हम ये कहेंगे गैमीट का फॉर्मेशन होता बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का हो। दूसरा बेटा मिक्सिस बोला गया है, गैमीट का फ्यूज़न कहा जाएगा बेटा, यानी कि गैमीट का फ्यूज़न कहो बेटा, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहो। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ध्यान रखो वहाँ पर किसी न किसी स्टेज में ऑफ द लाइफ मियोसिस जरूर होती है। और जब मियोसिस होती है तब बेटा वहाँ पर वेरिएशन होता है। दिस इज अबाउट द सेक्सुअल प्रोडक्शन, जिसे एम्फीमिक्सिस कहा जाता है प्लांट के केस में बेटा। ठीक। एपोमिक्सिस का मीन्स क्या है? मिक्सिस माने फ्यूजन, एपो मीन्स हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम अगर किसी भी टर्म के पहले प्रीफिक्स में ए लगा दे, ए मिक्सिस मतलब मिक्सिस ना हो, एपोमिक्सिस मीन्स मिक्सिस ना हो, तो एब्सेंस ऑफ मिक्सिस है। तो मिक्सिस क्यों एब्सेंस है? क्योंकि गैमीट नहीं बनेगा बेटा। मिक्सिस क्यों एब्सेंट है? फ्यूजन क्यों नहीं होगा? गैमीट नहीं बनेगा, मियोसिस नहीं होगी और वेरिएशन नहीं होगा। तो ये एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस अ टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन वेयर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, नो मियोसिस एंड नो वेरिएशन। तो होगा क्या बेटा? ये दो प्रकार से है। वन ऑफ देम इज द वेजिटेटिव reproduction। What is vegetative reproduction? As you know, root, stem and leaf are the vegetative part of the plant. If root of any plant is able to grow a new plant, then root is reproductive। Example Dahlia। If stem is applicable to produce new plant body, stem is reproductive। If leaf, तो leaf is reproductive like the bryophyllum। पोटैटो आप लगा दो, रूट आप लगा देंगे, स्वीट पोटैटो डहलिया, लीफ में कलांचू और ब्रायोफिलम। लेकिन एपोमिक्सिस में एक सेकेंड पार्ट है बेटा, जिसे कहते हैं ए गैमोस्पर्मी। देखो यहाँ स्पर्मी लिखा है। स्पर्मी मीन्स बेटा यहाँ पर है सीड। जिम्नोस्पर्म इज प्लांट विद नेकेड सीड, हियर स्पर्म इज सीड। एंजियोस्पर्म प्लांट है, सीड इनक्लोज इन फ्रूट। ऐसे स्पर्मी मीन्स सीड और गैमो मीन्स बेटा फ्यूजन। तो सीड बने फ्यूजन के साथ, बट ए लग गया है। तो एक गैमोस्पर्मी कौन से फिनोमिना है? डिफाइन करो।
फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट गैमेट फ्यूजन। तो एक गैम ऑफ स्पर्मी क्या है, आप कैसे कहोगे बेटा? फॉर्मेशन ऑफ सीड हो लेकिन बेटा विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब सवाल है क्या ऐसा पॉसिबल है? इफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड हो, इफ द फॉर्मेशन ऑफ सीड हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये तो श्योर है बेटा। अगर सीड बनेगा तो कौन इन्वॉल्व होगा? ओव्यूल मस्ट बी इन्वॉल्व। इसका मतलब हो गया कि जो आपके यहाँ ये दे रखा है आपके यहाँ सिलेबस में, जो एपोमिक्सिस है वो एक गैमोस्पर्मी ही है। तो फैमिली एस्ट्रेसी के मेंबर्स हैं, कुछ ग्रासेस हैं बेटा जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज एक गैमोस्पर्मी। इसी को हम एपोमिक्सिस भी डिफाइन करते हैं। आप इसको किनारे कर देंगे, इसी को एक गैमोस्पर्मी भी डिफाइन करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक गैमोस्पर्मी कहते हैं। अब सवाल उठता है क्या एक गैमोस्पर्मी के भी और काइंड्स होते हैं? क्या इसके भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं? तो बोर्ड लेवल पर बेटा आपका जितना क्वेश्चन आएगा, जितनी बात आएगी, मैंने उसको आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। बाकी वो नीट लेवल पर हम लोग पढ़ेंगे। मैंने एपोमिक्सिस बता दिया, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया एम्फीमिक्सिस एपोमिक्सिस में, मैंने एक गैमोस्पर्मी डिस्कस कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपोमिक्सिस। ने कहा किस ग्रुप के मेंबर में एपोमिक्सिस है, तो आपने डिस्कस किया बेटा फैमिली एस्ट्रेसी एंड पोएसी यानी कि ग्रेमिन यानी कि ग्रासेस की बात करते हैं, जहाँ सीड का प्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तभी से हम लोग एपोमिक्सिस ये नाम जानते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत छोटा सा आता है हमारे यहाँ, व्हाट इज पॉलीम्ब्रेनी। अगर हम पॉलीम्ब्रेनी को बताएंगे तो शायद हम इस प्रकार से कहेंगे कि पॉलीइम्ब्रेनी क्या है, ठीक है, पॉलीइम्ब्रेनी। तो डेफिनेशन तो बस इतनी बोलेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ ओव्यूल इज कॉल्ड पॉलीम्ब्रेनी। ठीक है, एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का बनना पॉलीम्ब्रेनी है, यानी एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वन सीड विद मेनी एम्ब्रियो, यानी आप एक सीड लें उसमें बहुत से एम्ब्रियो मिलेंगे। हमने एग्जाम्पल कहा, हमने कहा सिट्रस यानी नींबू का, एक सीड ले लीजिए ऐसा होता है, इसमें आपको एक से ज़्यादा एम्ब्रियो नज़र आएंगे, इसे कहते हैं पॉलीइम्ब्रेनी। अब सवाल उठता है ये पॉलीइम्ब्रेनी होते हो कैसे सकते हैं? तो ये एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं पॉलीइम्ब्रेनी, एक ट्रू होते हैं, एक फॉल्स होते हैं। छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। ओव्यूल होगा तभी सीड बनेगा, ओव्यूल होगा तभी सीड बनेगा। एक एम्ब्रियो सैक होगा और एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक होंगे। हर एम्ब्रियो सैक में एक एक एग सेल होगी, हर एम्ब्रियो सैक में एक एक एग सेल होगी, हर एक में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब अंदर इंटर कर जाएंगी और ये फॉल्स पॉलीइम्ब्रेनी कहलाएगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ही एग होगा, एक ही पोलन ट्यूब जाएगी, एक ही मेल गैमेट फर्टिलाइज होगा,
एक ही जाइगोट बनेगा, लेकिन समटाइम न्यूक्लियस की सेल डिवाइड होकर अंदर पेनिट्रेट होकर एक एम्ब्रियो बना दें, इंटेगुमेंट की सेल डिवाइड होकर अंदर जाकर एक एम्ब्रियो बना दें, सिनर्जिड सेल भी बना सकते हैं या एंटीपोडल सेल्स बना सकती हैं। तो देखो ये एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा, एक एम्ब्रियो तो बेटा एग से बनेगा, ये तो श्योर है। अब इंटेगुमेंट या न्यूक्लियस से बन जाए तो एडोवेंटिव एम्ब्रियोनी कहलाती है, एंटीपोडल सेल से बन जाए तो एंटीपोडल पॉलीमराइनी कहलाती है, सिनर्जिड से बन जाए तो सिनर्जिड्स पॉलीमराइनी कहलाती हैं। एक एम्ब्रियो ये, एक सिनर्जिड, देयर इज 2 एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो ये, एक एंटीपोडल, देयर इज 2 एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो, एक न्यूक्लियस, देयर इज 2 एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो ये, एक एम्ब्रियो इंटेगुमेंट सेल की, मीन्स एक ही एम्ब्रियो सेक में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे तब उसे ट्रू कहेंगे। तो यहाँ पर स्पेसिफिसिटी क्या है, कहूँगा 1 ओव्यूल है बेटा, दिख रहा है, 1 एम्ब्रियो सेक है, ये भी दिख रहा है, और उसमें मेनी एम्ब्रियो हैं, ये ध्यान देना, कहने के लिए बहुत छोटा सा पॉइंट है। यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, 1 ओव्यूल है, जैसे डेफिनेशन बताया एक ओव्यूल में, लेकिन देखोगे तो मेनी एम्ब्रियो सेक है बेटा, और हर एक में 1 एम्ब्रियो है। तो क्या चीज़ अधिक है, क्या चीज़ कम है, इसी बेसिस पर ट्रू एंड फॉल्स का जिक्र किया जाता है। तो ये हमारा पॉलीमराइनी हुआ, डिफाइन कर सकते हैं हम सब। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, आपके यहाँ ये डेफिनेशन पूछी जाएगी, आप सिट्रस से एग्जाम्पल ले लें, अब मैंगी फिर आप मैंगो का एग्जाम्पल ले लें, इसे हम लोग पॉलीमराइनी कहते हैं। बेटा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आप मान लीजिए, ठीक है, कैसे कहेंगे, हाउ एपोमेट्रिक सीड्स इम्पोर्टेंट टू द एग्रीकल्चर्स। एग्रीकल्चर में एपोमेट्रिक सीड की क्या और कैसे इम्पोर्टेंस है, तो देखो जरा सर। इम्पोर्टेंस अभी डिस्कवरी की जा रही है, आप ये मानकर चलिए। एग्रीकल्चर में बेटा इम्पोर्टेंस किसकी है, तो जवाब होता है हाइब्रिड सीड की। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, हाइब्रिड सीड होते हैं तो फूड प्रोडक्टिविटी मेनी टाइम्स बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, हाइब्रिड सीड को साइंटिस्ट ईच एंड एवरी ईयर न्यू फॉर्म करता है। नंबर 3, हर वर्ष हाइब्रिड सीड को बनाने के लिए साइंटिस्ट को अधिक एक्सपेंस करना पड़ता है, अधिक एक्सपेंस होने के कारण कास्ट ऑफ द सीड बढ़ जाती है। नंबर 4, जब कास्ट सीड की बढ़ जाती है तो किसानों को हर बार अधिक प्रोडक्टिविटी के लेने के लिए हाइब्रिड सीड मार्केट से खरीदना पड़ता है, इसलिए किसानों को उसकी कास्ट बढ़ जाती है, यह एक नुकसान रहता है। ठीक, फिर से सुन लो, हाइब्रिड सीड से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, साइंटिस्ट को हाइब्रिड सीड प्रति वर्ष नया बनाना होता है, जिससे उसकी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट बढ़ने से किसानों को उसकी कास्ट बढ़ जाती है। ठीक, ये तो बात हुई। अगर हाइब्रिड सीड किसान बाजार से ना खरीदे और उसको बो दे तो हाइब्रिड जो जीन्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, और सेग्रीगेशन के कारण उनमें डिप्रेशन आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है। जब प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है तो फिर किसान को वापस आना पड़ता है उस महंगे बीज को खरीदने के लिए, क्योंकि हाइब्रिड सीड का दोबारा अगर किसान अपने खेतों में बने हुए बीजों को बो देता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होना तय है, नुकसान हो जाता है, इसलिए किसान बार बार खरीदता है और किसान को महंगा पड़ता है। ये था हाइब्रिड सीड और उसमें इनब्रीडिंग का इफेक्ट।
अब सवाल उठा बेटा कि एपोमिक्सिस यहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंट हो गई। हमें मालूम है एपोमिक्सिस में बेटा एक गैमोस्पर्मी में सीड बनता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर एक बार हम लोग हाइब्रिड एपोमिक्टिक सीड बना लें तो बार बार वो सीड डेवलप होगा प्लांट के फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद, बट वहाँ प्लांट के फ्लावर में ओवरी में बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तब किसान क्या करेगा, उस सीड में बने हुए एम्ब्रियो के कारण उसको बो देगा, फिर प्लांट बनेगा, फिर सीड बनेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि हाइब्रिड है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। फिर से सुनो बेटा, एक बार हमने कहा हाइब्रिड सीड को एपोमिक्टिक ड्राइव करते हैं, तो सीड बेटा जब एपोमिक्टिक हो जाएगा और उसे उसमें एम्ब्रियो है तो मैंने उसको बो दिया, बोने से पेड़ बन जाएगा, फल बन जाएगा, सीड बन जाएगा, उपज अच्छी हो जाएगी, किसान के लिए अच्छा हुआ, और दोबारा फिर बो देगा क्योंकि जब सीड जब फर्टिलाइजेशन का समय आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इन ओविल सीड में बदल जाएगा। तो हर बार क्या करेगा किसान, हर बार अपने खेतों के बीज को बार बार बो देगा, बार बार बो देगा क्यों हाइब्रिड है और विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, देयर इज नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इस प्रकार ये रिसर्च अभी साइंटिस्ट कर रहे हैं। बस एक बात इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइंटिस्ट कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं। अब वो साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक सीड को किसानों को अवेलेबल कराएंगे या नहीं कराएंगे। कराएंगे तो पहली बार बड़ी मोटी रकम लेंगे, उनको पता होगा कि यही बीज किसान बार बार बोएगा तो मुझसे दोबारा नहीं खरीदेगा। अगर गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है अच्छी बात है, प्राइवेट कंपनीज अगर इसे कराती हैं तो वो हो सकता है किसानों को अवेलेबल ना कराएं। तो जब भी कहते हैं ना कि व्हाट इज द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस सीड्स, मेरिट डिमेरिट, तो नुकसान और फायदे भी हैं। जैसे हम कोई चीज़ ऐसी बनाएं जिसका आप उपयोग करो और जल्दी से ख़त्म हो जाए तो मेरी दोबारा बिकेगी, मेरी तिबारा बिकेगी, मेरी जब बार बार बिकेगी। तो चाइना का जो प्रोडक्ट ऐसे ही तो होता है, देखने में खूबसूरत, इन क्वालिटी में कमज़ोर, जल्दी से टूट जाता है, दोबारा हम परचेस करते हैं और बार बार मुझे परचेस करना पड़ता है। इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट लें जो टिकाऊ हों। टिकाऊ प्रोडक्ट कौन से होते हैं? टिकाऊ प्रोडक्ट ऐसे पेन होते हैं जिनका कि हम उपयोग करें, जिनमें बार बार हम रिफ़िल डाल लें, हमें उसे यूज़ एंड थ्रो ना करना पड़े, जिससे पोल्यूशन भी बचता है, पैसे भी बचते हैं, हम आत्मनिर्भर भी बन जाते हैं। ये चैप्टर बेटा हमारा यहाँ पर फिनिश हो रहा है। कोई क्वारी हो, कोई ज़रूरत हो इस चैप्टर के विषय में आपको, आप मुझे लिख कर भेजिए, आप मुझे मैसेज डालिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपको बताऊँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। अगला चैप्टर, तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम लोग पढ़ेंगे। हमारा एक और क्लास शुरू हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 11th की क्लास चल रही है, 12th की क्लास चल रही है। 11th प्लस फाउंडेशन के साथ, 12th प्लस फाउंडेशन के साथ मैंने नीट के बच्चों के लिए जो 12th पास आउट हैं, बेसिकली जो रिपीटर्स हैं, 1 साल के बाद हैं या 12th के बाद हैं, उनके लिए स्पेशल कोर्स शुरू किया है जिसे टॉपअप क्लास के नाम से जानते हैं। उसमें हम उन बातों की चर्चा करते हैं जो यहीं पर, जो मैंने आपको बताया, यहीं पर इनसे एडवांस होती हैं चीज़ें, इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं यहाँ पर फिर बोलूँगा कि बायोलॉजी में बेटा एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। पूरी एनसीईआरटी जब हम पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कई बार 12 से 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन के इधर और उधर होते हैं। जो इधर उधर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं क्वेश्चन के लिए मैंने टॉपअप क्लास की सुविधा दे रखी है। इस चैप्टर में भी ऐसे बहुत से टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको मैंने यहाँ बताने की पूरी कोशिश की है, क्यों फाउंडेशन बैच है, कुछ ज़्यादा मैटर ना हो जाए।
इसलिए मैंने कहा कि आप इस 12th की क्लास के साथ आप टॉपअप क्लास में आएंगे तो उसको फ़ायदा मिलेगा। उस टॉपअप क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप SkyPMT एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ पर स्टोर पर टॉपअप क्लास का कोर्स सेलेक्ट करेंगे और आप उसे जो है प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।